स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11th में यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को अपन यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे हर एक दो दिन में वीडियोस अपलोड होंगे जहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स और सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो वो सारे वीडियोस अगर आप देखने चाहते हैं फ्यूचर में और या फिर अभी अपलोड जो हो रहे हैं, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस आए उसे आप इजीली देख सकें। तो आज इस वीडियो में अपन चैप्टर 16 डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो डाइजेशन समझने से पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट जान लेना ज़रूरी है, जहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो फूड होता है वो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। सेकंड पॉइंट आता है कि जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और फैट्स होते हैं। वहीं पे कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन और मिनरल्स भी फूड में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि जो फूड होता है वो अपन को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, उसके साथ में ऑर्गेनिक मटेरियल भी प्रोवाइड कराता है फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू। तो यहाँ पे अपन ने जाना कि जो फूड होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी बॉडी के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, फूड का जो मेजर कंपोनेंट होता है उसमें बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इन बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को अपनी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसीलिए जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है इनका ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होने के बाद ये सिंपल फॉर्म में बदल जाते हैं और इस सिंपल सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर पाती है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। तो इसी जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपलेस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इसी को अपन कहते हैं डाइजेशन। और ये जो डाइजेशन होता है ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में परफॉर्म होता है बाय टू मेथड्स, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। तो ये कौन से मेथड्स होते हैं और डाइजेशन कैसे कंप्लीट होता है और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये इस पूरे चैप्टर में अपन समझेंगे। तो चलिए अब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें आती है। एक आता है एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड आता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल वो पार्ट होता है जहाँ से फूड का कंप्लीट मूवमेंट होता है और सेकंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ ही प्रेजेंट होते हैं और एलिमेंट्री कैनाल्स में अपने एंजाइम्स और हम कह सकते हैं सीक्रीशंस को रिलीज करते हैं जो कंप्लीट डाइजेस्टिव प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो अब अपन बात करते हैं पहले एलिमेंट्री कैनाल के कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में। तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है फ्रॉम एंटीरियर ओपनिंग जिसको अपन कहते हैं माउथ। तो फ्रॉम माउथ टू एंड जहाँ पे है एनस, तो पोस्टीरियरली जो एनस प्रेजेंट होता है वहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल जाके एंड होती है। तो ये कंप्लीट पाथवे होता है फूड का जो अपन बेसिकली जानते हैं। फिर अपन बात करते हैं माउथ के बारे में। तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के हर एक स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे अब अपन जानेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया गया है तो एग्जाम्स में और नीट में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं माउथ की, जिसको अपन कहते हैं बकल कैविटी और ओरल कैविटी, जहाँ पे अपन मेस्टिकेशन ऑफ फूड करते हैं। अब मेस्टिकेशन ऑफ फूड में दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सिंपल सी बात है, टीथ और टंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले अपन टीथ के बारे में जान लेते हैं। तो ह्यूमंस में जो टीथ होते हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कैटेगरी आता है थीकोडोंट। तो थीकोडोंट का मीनिंग सिंपल सा ये है कि जो ह्यूमंस में टीथ होते हैं वो जो बोन के सॉकेट होते हैं उसमें एम्बेडेड होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं थीकोडोंट, क्योंकि वो जो बोन में एम्बेडेड होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट आता है टीथ के बारे में कि मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स जो होते हैं उनकी कंप्लीट लाइफ साइकिल में दो टाइप के टीथ आते हैं। शुरुआत में जो अपन कहते हैं कच्चे या फिर हम कह सकते हैं मिल्क वाले टीथ, और सेकंड आते हैं परमानेंट टीथ। तो शुरुआत में आप टेम्परेरी मिल्क बोलते हैं उसे और अपन उसे डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं और उसके बाद वो परमानेंट टीथ से रिप्लेस हो जाते हैं, इसीलिए इस पूरे कैटेगरी को कहते हैं अपन डाइफोडोंट। और जो तीसरी कैटेगरी आती है ह्यूमंस के टीथ की उसको अपन कहते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी ह्यूमंस में टीथ होते हैं सभी की स्ट्रक्चर सेम नहीं होती, सबकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। उनके नेम्स भी दिए गए हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, जिनको आई, सी, पी, एम और एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे अपर केस लोअर केस का जो फॉर्मूला दिया गया है, डेंटल फॉर्मूला एनसीईआरटी में याद रखिएगा ये दिया गया है, जो फॉर्मूला है 2123 डिवाइड बाय 2123।
तो ये जो 2123 डिवाइड बाई 2123 ये अपर केस एंड लोअर केस का दिया गया है दोनों लेफ्ट और राइट साइड में। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कंप्लीट जाके 32 तीत निकल के आते हैं। तो इसको आप खुद प्रैक्टिकल खुद पे करके देख सकते हैं इस फॉर्मूले को लगा के, तो आपके आंसर सही आ जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि नीट में पूछे जाते हैं कि अगर कोई बच्चा है उसके दांत चेक करेंगे तो उसके तीत क्या होंगे, तो उसका फॉर्मूला है ये। अब अपन बात करते हैं कि तीत की सरफेस किस चीज़ से बनी होती है, क्योंकि तीत का अगर फंक्शन है मेस्टिकेशन ऑफ द फूड, तो तीत में जो सरफेस होती है वो बनी होती है इनेमल से। याद रखिएगा, जो तीत की सरफेस होती है वो इनेमल से बनी होती है, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है, इसलिए वो मेस्टिकेशन करने में ईजिली होता है। फिर इसके बाद आती है माउथ में, अपन बात करते हैं टंग की। टंग में क्या होता है, टंग एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो मेनली अपन जानते हैं मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है फूड के। और ये जो टंग होती है ये फ्रेन्यूलम से अटैच होती है अपने माउथ में। तो फ्रेन्यूलम से अटैच होती है और उसके बाद टंग का एक और फंक्शन होता है, क्या होता है, टेस्ट को सेंस करना। तो टेस्ट के सेंस करने के लिए जो टंग होती है उसमें स्मॉल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसको अपन बोलते हैं पैपिले, और उन पैपिले में ही टेस्ट बड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये अब अपन ने बात कर ली है माउथ की, जहाँ पे मेस्टिकेशन ऑफ द फूड टीथ की मदद से होता है, और यहाँ पे अपन ने सेंस ऑर्गन की बात कर ली है, डैट मीन्स टेस्ट बड्स की, और फ्रेन्यूलम की भी बात कर ली है जहाँ से टंग अटैच होती है। अब अपन बात करते हैं माउथ से आगे बढ़ते हैं, तो जरा अपन देखते हैं क्या आता है। फिर अपन माउथ से आगे बढ़ते हैं तो एक शॉर्ट पायरेनेक्स स्ट्रक्चर आती है जिसको अपन कहते हैं कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। तो फूड और एयर के जो पाइप होते हैं जिसको अपन ओइसोफेगस और ट्रैकिया विंड पाइप बोलते हैं, वो यहाँ पे आके ओपन होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब अपन फूड खाते हैं तो वो विंड पाइप में एंटर क्यों नहीं करता। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको अपन कहते हैं एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो ग्लोटिस को कवर कर लेती है ड्यूरिंग द स्वेलोइंग ऑफ द फूड। तो इसका मीनिंग ये है कि जब अपन खाना निगल रहे होते हैं तो ये ग्लोटिस को कवर कर लेता है, और ग्लोटिस का मीनिंग है ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप। तो ये जो विंड पाइप की जो ओपनिंग है ये एपिग्लोटिस उसको कवर कर लेता है, जिसके कारण जो फूड होता है वो सिर्फ और सिर्फ ओइसोफेगस में ही जाता है। अब ये जो ओइसोफेगस है ये बहुत लंबी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब ये जो ओइसोफेगस होता है ये पोस्टीरियरली तीन चीज़ों को पेनिट्रेट करता है, अपन कह सकते हैं नेक, थोरैक्स और डायफ्राम। इन तीनों के थ्रू ये जाकर एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है जिसको अपन कहते हैं स्टमक, उसमें जाके ये ओपन होता है। तो माउथ के थ्रू पे माउथ से एंटर करता है, उसके बाद पायरेनेक्स आता है, उसके बाद ओइसोफेगस आता है, और ओइसोफेगस से फूड जाके एंट्री करता है स्टमक में। अब ये जो स्टमक होता है ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, लेकिन याद रखिएगा ये जो ओइसोफेगस से स्टमक में जब फूड एंटर करता है तो यहाँ पे एक स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है। स्पिंक्टर का मतलब होता है एक रेगुलेटरी ग्रेट जिसको अपन कहते हैं गैस्ट्रो ओइसोफिजियल, जो क्या करता है ओपनिंग ऑफ द ओइसोफेगस इनटू द स्टमक को कंट्रोल करता है। अगर ये ओपन नहीं होगा तो फूड भी स्टमक में एंटर नहीं करेगा और वो ओइसोफेगस में ही रह जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा नीट में पूछा जाता है क्या कोई भी एक्टिविटी है जो ओइसोफेगस में परफॉर्म होती है डाइजेशन के लिए, तो यहाँ पे इसका सिंपल सा आंसर है नो। जो ओइसोफेगस होता है उसमें कोई सा भी डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म नहीं होता, कोई से भी सिक्रीशंस नहीं होते। अब अपन बात करते हैं स्टमक की। अब अपन स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक जो होता है एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, वो भी अपर लेफ्ट पोर्शन में। याद रखिएगा एब्डोमिनल कैविटी में, जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एब्डोमिनल कैविटी में अपर राइट पोर्शन में प्रेजेंट होता है लीवर, और अपर लेफ्ट पोर्शन में प्रेजेंट होता है स्टमक। अभी जो स्टमक होता है इसके भी चार पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है कार्डियक। कार्डियक वो पोर्शन होता है जहाँ पे ओइसोफेगस आके ओपन होती है। उसके बाद फंडस और बॉडी भी प्रेजेंट होती है, ये दो पार्ट और अगर हो गए। और उसके बाद जो लास्ट पोर्शन होता है उसको अपन बोलते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक वो पोर्शन होता है जो आगे जाके डिओडेनम और हम कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। याद रखिएगा जो ओइसो स्टमक होता है उसमें पाइलोरिक पोर्शन से आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, जब ये पाइलोरिक स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में ओपन होता है तो यहाँ पर भी एक स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। तो जैसा कि यहाँ पे दो स्पिंक्टर के बारे में अपन ने जान लिया है, एक होता है
गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर जो ओइसोफेगस और स्टमक के बीच में प्रेजेंट होता है। उसके बाद एक और स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। अब अपन बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की। तो यहाँ पे अब अपन बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो जैसा कि मैंने कहा, पाइलोरिक रीजन से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, जहाँ पे एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं डिओडेनम। याद रखिएगा, ये जो सी शेप्ड है ये भी नीट में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सी शेप्ड होता है, यू शेप्ड नहीं होता। तो ये सी शेप्ड डिओडेनम प्रेजेंट होता है। उसके बाद एक मिडल पोर्शन आता है जिसको अपन बोलते हैं जेजुनम, ये भी कोल्ड पोर्शन होता है। और उसके बाद लास्ट में एक हाईली कोल्ड पोर्शन होता है जिसको अपन कहते हैं इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये तीन रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। अब इलियम के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ओपन होती है। अभी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसके भी तीन पार्ट होते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले अपन ने जाना, स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पोर्शन होता है केइकम, जो कि एक स्मॉल ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्मॉल स्ट्रक्चर होता है केइकम, जो कि होस्ट करता है सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। याद रखिएगा, ये जो केइकम होता है ये सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को होस्ट करता है। और वहीं पे एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसको अपन कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडेक्स। ये जो स्ट्रक्चर होती है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन का मीनिंग है कि अब इसका जो फंक्शन है वो ह्यूमंस में ना के बराबर है, और हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल है, ज़्यादा काम नहीं आता। और ये स्ट्रक्चर केइसम से ही अराइज होती है। उसके बाद जो केइकम होता है ये कॉलम में जाके ओपन होता है। कॉलम के भी 3 पार्ट है, कॉलम 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, जहाँ पे पहला आता है असेंडिंग कॉलम, फिर ट्रांसवर्स कॉलम और फिर आता है डिसेंडिंग कॉलम। तो यहाँ पे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती है केइकम में, और उसके बाद एक असेंडिंग कॉलम दिख रहा है, ट्रांसवर्स कॉलम दिख रहा है और उसके बाद डिसेंडिंग कॉलम दिख रहा है। और ये जो डिसेंडिंग पार्ट है उसके बाद जाके ये रेक्टम में ओपन होता है, और जिसके बाद ये थ्रू एनस के थ्रू यहाँ पे इसकी ओपनिंग खत्म होती है। तो यहाँ पे अपन ने जाना जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, केइकम, कॉलॉन और रेक्टम। ये जो रेक्टम होता है ये एक स्टोरेज की तरह काम करता है। जो भी फेकल मैटर होता है उसको ये स्टोर करके रखता है, और जब भी अर्ज होती है फॉर द रिमूवल ऑफ फेकल मेटल उसको ये रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे अब अपन ने कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जान लिया है, पाथवे के बारे में। अब अपन जानेंगे एलिमेंट्री कैनाल में कितनी लेयर्स होती है। अब यहाँ पे अपन एलिमेंट्री कैनाल की लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे एक पहले मैंने डायग्राम बना दिया है, इस डायग्राम में आप चारों की चारों लेयर्स को देख पा रहे होंगे। डैट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है। अब ये जो 4 लेयर होती है ये अलग अलग रीजन जो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, वहाँ पे मॉडिफिकेशंस को शो करते हैं। सबसे पहली लेयर की अपन बात करते हैं तो सिरोसा होती है, जिसको अपन कहते हैं मीजोथीलियम लेयर। तो ये मीजोथीलियम लेयर होती है क्योंकि ये अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन इसका एक और नाम होता है जिसको अपन कहते हैं एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स। याद रखिएगा, एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन कहते हैं क्योंकि ये जो लेयर होती है ये विसरल ऑर्गन की आउटर लेयर होती है, इसीलिए इसको कहते हैं एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स, जो कि बहुत बार कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सेकेंड लेयर आती है जिसको अपन कहते हैं मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में 2 लेयर आती है, एक होती है इनर सर्कुलर और एक होती है आउटर लॉन्गिट्यूडनल। अभी जो मसल्स का काम होता है सिंपली अपन जानते हैं मूवमेंट के लिए जरूरी होता है, क्योंकि जो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है वहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट जरूरी होता है। तो यहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है मस्कुलरिस लेयर के थ्रू। फिर उसके बाद आती है लेयर सबम्यूकोसा। ये जो सबम्यूकोसा होती है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जहाँ पे नर्व वेसल्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स, सारी वेसल्स प्रेजेंट होती है, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अपन डिओडेनम की बात करें तो डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ज़्यादातर यहाँ पे काम होते हैं और एंजाइम्स का काम भी होता है। तो यहाँ पे डिओडेनम्स में ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं सब म्यूकोसल लेयर में। अब उसके बाद बात आती है इनर मोस्ट लेयर की, जो कि सबसे इनसाइड वाली लेयर होती है, जहाँ से फूड के पाथवे होता है, जिसको अपन कहते हैं म्यूकोसा लेयर।
अब ये जो म्यूकोसा लेयर होती है इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो जो फंक्शन है वो होता है कि ये एक इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है स्टमक में, जिसको अपन कहते हैं RUGAE रुगेई। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये विलाई बनाते हैं जो स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। अब याद रखिएगा इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना, जिससे कि ये इजीली जो फूड मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कर पाए। अब यहाँ पे बात आती है द सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई। और ये जो स्टमक में हो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे विलाई के ऊपर भी छोटे छोटे न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको अपन कहते हैं माइक्रोविलाई, जो सरफेस एरिया को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई तो प्रेजेंट होता ही है, लेकिन उसमें और भी माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होते हैं जो माइक्रोविलाई बनाता है और जिसको अपन कहते हैं ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, जो कि सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये चारों लेयर के बारे में अपन ने जान लिया है, सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। अब उसके बाद अपन बात करते हैं इनके मॉडिफिकेशन की। अगर अपन इनकी मॉडिफिकेशन की बात करें तो इनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है विलाई के कारण, जो कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर विलाई की ही स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ जो आपने पहले भी डायग्राम देखा है, वहाँ पे विलाई के अंदर लैक्टियल प्रेजेंट होता है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और आर्टरीज, वेन्स सब प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन के बाद जो फूड मटेरियल होता है वो सीधा ब्लड में जाता है। तो ये जो विलाई होता है इसमें ये सारी चीज़ें तो प्रेजेंट होती है। अब उसके बाद आते हैं कि जो म्यूकोसल एपिथेलियम होता है उसमें गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होती है, जो म्यूकस को सिक्रीट करती है, जो लुब्रिकेशन ऑफ द फूड में हेल्प करता है। ये जो म्यूकोसल जो सेल्स होती हैं ये स्टमक में ग्लैंड्स भी बनाती हैं जिसको अपन कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये क्रिप्स भी बनाती है इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्रिप्स ऑफ लिम्बर को भी बनाती हैं। अब ये जो ऑल 4 लेयर्स होती हैं ये अलग अलग जगह पे अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल में मॉडिफिकेशन को शो करती है। तो यहाँ पे अपन ने क्या क्या देखा, यहाँ पे अपन ने देखा कि जो म्यूकोसल सेल्स होती हैं वो गॉबलेट सेल्स बनाती है जो म्यूकोसा सिक्रीज करती है। यही म्यूकोसल सेल्स स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती हैं जो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करती है। और यही सेल्स इन्हीं विलाई जो होती है, विलाई म्यूकोसल लेयर के बीच में जो विलाई होती है उसी में क्रिप्स और लिम्बर को भी प्रेजेंट होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में अपन कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट कर रहे हैं। अगले वीडियो में अपन जानेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में और डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में। तो अगर आपको वो जरूर देखना है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।